हेलो बच्चों। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि मैथ्स का पेपर बहुत ही हार्ड आया था, तो हमारे साइंस के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए तो हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बेटा CBQ यानी कि कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो इस सीरीज में बेटा आपके बायोलॉजी के सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस से। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा बेटा वो ये रहा। Hemoglobin and chlorophyll have a similar structure. A molecule of hemoglobin is composed of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen organized around iron. Chlorophyll is a composed of the same element organized around the magnesium. Which element of hemoglobin is most likely responsible for the red color of our blood? बेटा easy है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारा जो ये क्लोरोफिल है, ये जो क्लोरोफिल है, दूसरा कौन बेटा? हीमोग्लोबिन। अब हमको पता है बेटा हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर होता है, क्लोरोफिल लीफ के अंदर होता है। मतलब दोनों के दोनों क्या है बेटा? पिगमेंट है। दोनों के दोनों क्या है बेटा? पिगमेंट है। ये हमारा ब्लड का कलर रेड देता है और ये लाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो मोस्टली ये जो दोनों का स्ट्रक्चर होता है ना बेटा वो सिमिलर होता है। डिफरेंट कहां पे होता है? तो कि हीमोग्लोबिन के पास बेटा आयरन होता है और ये जो क्लोरोफिल है बेटा उसके पास मैग्नीशियम होता है। बाकी दोनों के पास बेटा क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया क्या है बेटा? तो कि विच एलिमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ अवर ब्लड। तो बेटा हम हीमोग्लोबिन को दो भाग में डिवाइड करते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। किसमें डिवाइड करते हैं बेटा? हीम प्लस ग्लोबिन। ये जो ग्लोबिन होता है ना बेटा वो प्रोटीन होता है। क्या होता है बेटा? प्रोटीन। ओके। और हीम के अंदर बेटा आयरन होता है Fe+2 के फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? Fe+2 के फॉर्म में। मतलब ये जो इसके साथ हमारा ऑक्सीजन बाइंड होता है। हीम टोटल 4 हीम होते हैं, यानी कि टोटल 4 कितने होंगे बेटा? Fe+2 होंगे और 4 ग्लोबिन प्रोटीन की चेन होती है। तो हीमोग्लोबिन को जब हम दो भाग में डिवाइड करते हैं हीम प्लस ग्लोबिन, तो हीम के पास आयरन होता है जिसके साथ हमारा ऑक्सीजन बाइंड होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बेटा? आयरन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेनी प्रोसेस हैपन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म that build complex molecule form simpler ones. एनाबोलिज्म। हमको पता है बेटा कि जो कोई भी मेटाबॉलिक होती है ना बेटा, हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उसको हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा? एक होता है कैटाबोलिज्म। एक क्या होता है? कैटाबोलिज्म। और एक होता है एनाबोलिज्म। एक क्या होता है? एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म मतलब ब्रेकडाउन और एनाबोलिज्म मतलब सिंथेसिस। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, Which of the life process is an example of anabolism? एनाबोलिज्म का मतलब क्या बताया बेटा मैंने? सिंथेसिस बताया। क्या बताया बच्चों मैंने? सिंथेसिस। ओके। तो देखो यहाँ पे डाइजेशन में तो फूड क्या होता है बेटा? ब्रेकडाउन होता है। रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज का टूटता है सेल के अंदर, जिसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं बेटा। और ट्रांसपिरेशन में ऐसी कुछ चीज हो नहीं रही है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फूड बनता है बच्चों। हमने पढ़ा था बेटा फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है। तो फोटोसिंथेसिस हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Give below is diagram of a nephron which row correctly show where filtration and selective reabsorption occur. फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? तो हमको पता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है? ये जो क्यू लिखा है ना वो क्या होगा बेटा? फिल्ट्रेशन होगा। क्योंकि ये जो क्या ग्लोमेरुलर कैपिलरी है बेटा, इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी में से फिल्ट्रेट यहाँ पे आता है। ओके। तो क्यू जो होगा वो क्या होगा? फिल्ट्रेट होगा। ओके। तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। तो देखते हैं इन दोनों में से क्या है। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं? पहले तो रीअब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं? तो हमको सभी को पता है ये बाउमेन्स कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये हैंडलेस लूप है, ये डीसीटी है और ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। और ये क्या होगा? एफरंट आर्ट्रियोल और ये है ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ये इफरंट आर्ट्रियोल। ओके। तो देखो यहाँ पे ये जो फिल्ट्रेट इधर से इधर आया, ये जो फिल्ट्रेट यहाँ से यहाँ आया, बट यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमारे बॉडी के लिए वो चीज चाहिए हमको, वो हमको यूरिन के थ्रू जाने नहीं देनी है, फिर भी वो इस बाउमेन कैप्सूल के अंदर आ गई है। तो इसको जो काम की चीजें हैं उसको उठाकर हम किसके अंदर डाल देंगे? इस कैपिलरी के अंदर। किसके अंदर डाल देंगे बेटा? पेरीट्यूब्युलर, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको पेरीट्यूब्युलर बोलते हैं। तो यहाँ से चीजें उठाकर यहाँ पे डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि यहाँ पे काम की चीजें आ गई है, जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, वाटर है,
विटामिन है, इन सभी चीजों का हम रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, इन सभी चीजों का हम क्या वापस ले लेते हैं फिल्ट्रेट में से, इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं? यहां से हम सारी चीजें नहीं लेंगे बेटा, चीजों को हम सिलेक्ट करके ले रहे हैं, जो चीज बॉडी के लिए जरूरी होगी उस चीज को हम क्या कर लेंगे? रीएब्जॉर्प्शन कर लेंगे, इसीलिए इसको बोला है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? पीसीटी में। कहां पे होता है? पीसीटी में। तो पीसीटी क्या है? आर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा बेटा? थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रो, ओके ये तो हो गया, नहीं सॉरी, विच रो शो द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड यीस्ट। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब यानी कि फर्मेंटेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन को हमने दो भाग में डिवाइड किया था, याद करो फर्मेंटेशन को हमने कितने भाग में डिवाइड किया था? दो। एक होता है बेटा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यहां पे सब ध्यान रखना बेटा, एक होता है कौन सा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट करता है, कौन करता है? यीस्ट। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया करता है, कौन करता है? बैक्टीरिया। जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है तब दो चीजें बनती है, कौन सी चीजें? दो, एक होता है अल्कोहल और एक होता है CO2। और जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है तब लैक्टिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। तो ये प्रोसेस होती है ह्यूमन में, कहां पे होती है? ह्यूमन में। तो जब बैक्टीरिया होगा तो वो लैक्टिक एसिड बनाएगा, किसके अंदर बेटा? ह्यूमन के अंदर। तो देखते हैं, चलो लैक्टिक एसिड बेटा ह्यूमन के अंदर, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे गलत लिखा है, ये ऑप्शन और का तो ये ऑप्शन, दोनों में से एक आएंगे। चलो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे राइट दिया हुआ है, यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। यीस्ट में लैक्टिक एसिड बनता है, यीस्ट में लैक्टिक एसिड क्या होता है बेटा? बनता है, सॉरी यीस्ट में लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, और यीस्ट में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा बेटा? सेकेंड। वापस बता रही हूँ, ह्यूमन में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। बट ह्यूमन में क्या नहीं बनता? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता। यीस्ट में लैक्टिक एसिड नहीं बनता और यीस्ट में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही ऑप्शन हमारा क्या रह जाएगा बेटा? सेकेंड। चलो, गैस्ट्रोपायरेसिस स्टमक मसल, एक गैस्ट्रोपायरेसिस जो है ना बेटा वो एक डिजीज है, उसमें होता क्या है तो कि स्टमक मसल्स बिकम पैरालाइज्ड, मतलब स्टमक के जो मसल्स है ना बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट या तो रिलैक्स अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। हमको अच्छी तरह से पता है ये इसोफेगस है, ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा। तो यहाँ पे एक स्पिंक्टर होता है बेटा, स्टमक जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फूड इधर जाता है, तो ये जो स्टमक के जो मसल्स है वो पैरालाइज्ड हो गए हैं, तो कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तो क्या होगा तो कि फूड हाई इन फैट डिले डाइजेशन एंड स्टमक एम्प्टी। मतलब देखो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट स्टमक के मसल्स अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे बेटा, तो यहाँ से जो फूड है वो यहाँ जाएगा नहीं। तो होगा क्या, तो कैसा फूड खाना चाहिए इस पेशेंट को, तो जो हाईली फैट वाला है वो नहीं लेना चाहिए, ताकि डाइजेशन में क्या होगा बेटा? प्रॉब्लम होगा। दूसरा, यहाँ से फूड आसानी से यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि स्टमक क्या नहीं हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो कैसा फूड लेना चाहिए तो क्या देखो यहाँ पे फ्राइड चिकन एंड फ्राइड राइस लिखा है, तो ये तो ऑब्वियसली बेटा नहीं आएगा। आइसक्रीम एंड मिल्क ओनली, सूप एंड चिकन, तो ये भी नहीं आएगा। सूप एंड जूस ओनली, क्योंकि ये आसानी से यहाँ से क्या आ सकते हैं बेटा? स्टमक से इंटेस्टाइन में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्या है बेटा? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। चलो नेक्स्ट, विच रो करेक्टली गिव द मूवमेंट ऑफ गैसेस अक्रॉस द ब्लड एंड सेल। क्या होता है जनरली? देखो यहाँ पे ये क्या है? एल्वोलाई है, यहाँ पे ये सपोज हमारा सेल है, ये क्या है? कैपिलरी है। कैपिलरी के अंदर क्या होगा बेटा? आरबीसी। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन बैठा है। आरबीसी के अंदर क्या बैठा है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा। सपोज देखो ये हमारी कैपिलरी है, ये हमारी क्या है? कैपिलरी है, ये कैपिलरी है। कैपिलरी के अंदर आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड होता है? ऑक्सीजन के साथ। फिर ये हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू किसके साथ, किसके पास आ जाता है? सेल के पास। अब सेल क्या करेगा? ये जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हुआ था, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हुआ था, वो ऑक्सीजन इधर चला जाएगा और CO2 यहाँ पे आ जाएगा प्लाज्मा में। तो देखो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है
कार्बन डाइऑक्साइड इधर लिखना होता है बेटा, ये थोड़ा इस तरफ हो गया है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां हो रहा है, तो कि आरबीसी टू सेल, क्योंकि सेल को किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की, ओके। और CO2 कहां से कहां जाएगा, सेल टू प्लाज्मा। जनरली ज्यादातर CO2 का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो प्लाज्मा के थ्रू होता है। तो आरबीसी में क्या, ऑक्सीजन में क्या हम करेंगे, आरबीसी टू सेल। दूसरा, ट्रांसपोर्ट हमेशा बेटा ऑस्मोसिस से नहीं होता है, डिफ्यूजन से होता है। ऑस्मोसिस वर्ड हम वाटर के लिए यूज करते हैं, तो ऑस्मोसिस वाला तो ऑप्शन ही क्या हो जाएगा बेटा, निकल जाएगा। तो डिफ्यूजन में दो ऑप्शन बचे हमारे पास, आरबीसी टू सेल, किसका, ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सेल टू प्लाज्मा। तो यहां पे क्या लिखा है, CO2 में सेल टू प्लाज्मा, ओके। और डिफ्यूजन ऑस्मोसिस वाला हमने निकाल दिया, तो सही ऑप्शन क्या आएगा, आरबीसी टू सेल, डिफ्यूजन, सेल टू प्लाज्मा, डिफ्यूजन। तो फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा हमारा सही। चलो नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस पर मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस पर मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन बाय यीस्ट। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि फर्मेंटेशन जो मैंने अभी बताया, तो उसमें भी क्या प्रोड्यूस होता था, अल्कोहल प्लस CO2। बट दोनों में से ज्यादा CO2 कहां पे बनता है, तो हमको पता है जब एक ग्लूकोज में रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन की, किसकी बात कर रही हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन। जब वन ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो 6 मोलिक्यूल CO2 के बनेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो इस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कितने मोलिक्यूल ऑफ CO2 प्रोड्यूस होते हैं, 6। 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंट में जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन या तो फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के दो टाइप्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है उसमें CO2 बनता है, तो कितना बनता है, जब 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो 2 मोलिक्यूल ऑफ CO2 बनता है। कितना बनता है, 2 मोलिक्यूल ऑफ CO2। तो मोर देन CO2 कहां पे बना बेटा, इसमें। ये X सेंटेंस है और ये Y है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, X इज मोर देन Y। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही क्या रह जाएगा बेटा, X इज मोर देन Y, ओके। चलो, ह्यूमन बीइंग एग्जिबिट डबल सर्कुलेशन ड्यूरिंग विच ब्लड इज पास थ्रू द लंग्स एंड हार्ट। State the route of the first and second circulation through the chamber of the heart and explain the usefulness of such circulation in human। चलो हमको पता है ये हार्ट है, मैं यहाँ पे एक रफ रिप्रेजेंट डायग्राम कर रही हूँ बेटा हार्ट का। ये हमारा क्या है, राइट एट्रियम, ये होगा लेफ्ट एट्रियम, ये होगा राइट वेंट्रिकल और ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होता है, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कौन लेकर आता है, पल्मोनरी वेन। कौन लेकर आता है, कौन सा ब्लड लेकर आ रहा है वो खास आपको याद रखना है। पल्मोनरी वेन के अंदर कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड कहां जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जाएगा, हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जाएगा। कहां पे जाएगा, हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जाएगा। कौन लेकर जाएगा, अरोटा। अब ये जो सर्कुलेशन हुआ उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये हमारा फर्स्ट सर्कुलेशन होगा। ये कौन सा होगा, फर्स्ट सर्कुलेशन। अब इन्होंने ऑक्सीजन ले लिया, तो अब क्या होगा, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पे जाएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में से ब्लड कौन लेकर जाता है लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेकर जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये हमारा क्या होगा, सेकंड सर्कुलेशन। तो फर्स्ट सर्कुलेशन कौन सा है बेटा, तो क्या लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, वहां पे ऑक्सीजन
को वो ले लेंगे, बाद में वो क्या दे देंगे बदले में, CO2। तो ये ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू कहां पे जाता है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या कहा जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजन लेने के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, नेम द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। कौन लेकर जाता है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द कहां से, तो क्या लंग्स टू द हार्ट। और दूसरा क्या पूछा है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझा दिया। एक में आंसर पल्मोनरी वेन आएगा और एक में क्या आएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, चलो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर जाता है लंग्स से हार्ट तक, तो पल्मोनरी वेन। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या आएगा, पल्मोनरी आर्टरी। चलो नेक्स्ट, मेजर पोर्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय व्हिच दिस स्टोर्ड फूड इन मेड अवेलेबल व्हेन डिफरेंट ऑर्गन नीड इट फॉर ग्रोथ। अब देखो प्लांट के अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है। किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, तो कि स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। मैम ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, तो आप बोलोगे मैम ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में। और जब सेल को जरूरत है एनर्जी की, तो वो किस फॉर्म में लेगा, किस फॉर्म में यूटिलाइज करेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में यूटिलाइज करेगा, ये हमको पता है। स्टोरेज जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, स्टार्च। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, तो क्या सुक्रोज के फॉर्म में। यानी कि ये जो स्टार्च है पहले इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सुक्रोज में। ओके, सेल के अंदर फिर जाएगा कौन, ग्लूकोज जाएगा, क्योंकि सेल किसको यूटिलाइज करता है, सेल किसको ब्रेक डाउन करता है, ग्लूकोज को। तो वापस इस सुक्रोज को किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। अब ये फूड का ट्रांसपोर्ट होता किसमें से, किसमें है, फ्लोएम में। किसमें होता है, फ्लोएम में। ये सपोज फ्लोएम है, ये क्या है, फ्लोएम। और यहाँ पे क्या होगा, जाइलम। जाइलम में किसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का। और फ्लोएम में किसका ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का। तो सपोज ये जो सुक्रोज है, ये जो सुक्रोज है वो इधर आ गया। चलो, ये सुक्रोज कहाँ पे आ गया, फ्लोएम में आ गया। ये इसमें चाहिए एटीपी, इसमें किसकी मदद चाहिए बेटा, एनर्जी की। फिर यहाँ पे सुक्रोज आ गया, यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा। यहाँ पे क्या होगा, वाटर। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे सुक्रोज आया। यहाँ पे पानी कम है, सुक्रोज ज्यादा है, तो पानी कहां से कहां जाएगा, इधर से इधर जाएगा। कौन जाएगा, मैम पानी जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यहाँ पे जो होगा वो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो सारी चीज है वो हाई प्रेशर से कहां आएगी, लो प्रेशर। तो हमारा सुक्रोज ऐसे क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंट ऑर्गन्स नीड इट फॉर ग्रोथ। मतलब जब ग्रोथ होता है तब उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो आपको लिखना क्या है, सुक्रोज पहले स्टार्च का किस में कन्वर्ट होगा, सुक्रोज में। फिर ये सुक्रोज किसके अंदर आएगा, फ्लोएम के अंदर, बाय द यूज ऑफ एनर्जी। किस फॉर्म में, तो क्या एटीपी के फॉर्म में। अब जब जैसे ही सुक्रोज फ्लोएम के अंदर आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये जो वाटर है वो यहां से इधर जाएगा। अब जब वाटर यहां से इधर जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ये लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे एक साथ। तो ये सुक्रोज का भी क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फिर सुक्रोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में और सेल के अंदर कौन चला जाएगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट, in the human being hormone action is a largely controlled by mechanism where this secretion of the hormone regulated by the action of another. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, example of blood glucose level control is shown in the diagram below. What is the mechanism of hormone action known as? ये हार्मोन एक्शन की मैकेनिज्म हमको फाइंड आउट करनी है। क्या है, देखो प्लाज्मा में किसका लेवल बढ़ा, तो कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ा। ऐसा क्या सिक्रेशन होगा यहाँ पे, हमको ये पहले तो ये एक्स बताना है, जिसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल वापस क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे बीटा सेल आएगा। क्या आएगा बेटा, बीटा सेल। बीटा सेल कहाँ पे होता है, पैंक्रियाज में। क्या सिक्रीट करता है मैम, इंसुलिन सिक्रीट करता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को क्या करते हैं बेटा, कम करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या था, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल क्या हुआ, बड़ा था। तो बड़े उसको पता कैसे चलेगा, पेंक्रियास क्या सिक्रीट करेगा, इंसुलिन। उन्होंने क्या डिटेक्ट किया, तो कि प्लाज्मा में ग्लूकोज लेवल क्या हुआ है बेटा, बड़ा हुआ है। तो इंसुलिन पेंक्रियास क्या करेगा, पेंक्रियास में होता है बीटा सेल। बीटा सेल क्या सिक्रीट करेंगे, इंसुलिन। ये इंसुलिन
ये जो प्लाज्मा में ग्लूकोज लेवल बढ़ा था ना उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, डिक्रीज। तो पहले जो चीज बेटा बड़ी हुई होती है, इंक्रीज फॉर्म में होती है, बाद में जैसे ही प्रोसेस खत्म होने तक वो चीज खत्म डिक्रीज होती है, तो इस प्रोसेस को हम नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक यानी कि देखो ये जो सारी प्रोसेस है उसमें पहले किसका लेवल इंक्रीज था, तो कि ग्लूकोज का। जो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज था तो वो किसको पता चल गया, पेंक्रियाज को। पेंक्रियाज में से बीटा सेल होता है, बीटा सेल ने क्या सीक्रेट किया, तो कि इंसुलिन। इंसुलिन ने ये ग्लूकोज को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो बाय द एंड ऑफ द प्रोसेस ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, कम। स्टार्टिंग में ग्लूकोज का लेवल क्या था, ज्यादा। तो ज्यादा ग्लूकोज लेवल ने ही एंड तक ग्लूकोज का लेवल क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक। ओके, जब ये बढ़ता है ग्लूकोज का लेवल तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पे ग्लूकोज को लेवल को हमने क्या किया, कम किया। किसने करवाया, अल्टीमेटली ग्लूकोज ने ही करवाया। कैसे, तो कि बढ़ता हुआ ग्लूकोज डिटेक्ट कौन करेगा, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में क्या सीक्रेट होगा, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करेगा, लो करेगा। ओके, What would happen if such mechanism is absent in human? क्या हो जाएगा बेटा, ये प्रोसेस नहीं होगी हमारे बॉडी के अंदर, एब्सेंट होगी तो लाइफ प्रोसेस क्या हो जाएगी, वुड बी डिस्टर्ब। ओके, तो डायबिटीज होती है इससे, हमारे बोलते हैं ना डायबिटीज मेलिटस। वैसे दो टाइप की बेटा डायबिटीज होती है। इंसुलिन कम होने की वजह से जो डायबिटीज होती है उसको हम डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। ओके, आप लोगों ने सुना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है यहाँ पे, Not all plant carry out photosynthesis by the same mechanism. In most plant, photosynthesis depends directly on the gaseous carbon dioxide that diffuse into the leaf through the stomata. हमको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तब किसकी जरूरत पड़ती है, CO2 की जरूरत पड़ती है। अब वो CO2 कहाँ से आता है, तो क्या एटमोस्फियर में से आता है। लीफ CO2 को कैसे लेगा, बाय स्टोमेटा। ओके, लीफ के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। उस पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। उस स्टोमेटा की मदद से CO2 क्या आएगा, अंदर आएगा। तो क्या बोला है, बट क्या होता है, पाइनएप्पल हैव द एबिलिटी टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड। अब कुछ ऐसे प्लांट है बेटा जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं। जनरली क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस करना है, ध्यान से सुनना यहाँ पे देखो, जनरली क्या होता है जब फोटोसिंथेसिस करना है तब CO2 हम कहां से ले लेंगे, एटमॉस्फेयर में से ले लेंगे। कहां से ले लेंगे, एटमॉस्फेयर में से। कब, जब फोटोसिंथेसिस करना है तब। बट कुछ प्लांट क्या करते हैं, इस CO2 को स्टोर कर लेते हैं। इस CO2 को क्या कर लेते हैं, स्टोर। जब फोटोसिंथेसिस करना होता है तब ये स्टोर किया हुआ CO2 को क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। मैम वो क्यों स्टोर करते हैं, एटमॉस्फेयर में तो CO2 प्रेजेंट होता है, जब जरूरत पड़े तब स्टोमेटा में से हम CO2, स्टोमेटा के थ्रू CO2 को ले लेंगे। कहां से, एटमॉस्फेयर में से। बट दिक्कत कहां पे होती है, जब कंडीशन कैसी होगी बेटा, ड्राई कंडीशन होगी, जहां पे धूप क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, This complex compound is transported to the chloroplast and release carbon dioxide when required for photosynthesis. जो ये कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर किया था, फिर जब फोटोसिंथेसिस की जरूरत पड़ेगी तब वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से क्या करेगा, रिलीज करेगा। दिस स्पेशल फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म बिलीव टू हैव इवॉल्व्ड एज अ एडेप्टेशन टू कंजर्व वाटर फॉर सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन। ये एक तरीके की एडेप्टेशन मैकेनिज्म है। क्यों एडेप्टेशन मैकेनिज्म, क्योंकि वहां पे बाहर धूप ज्यादा है, पानी कम है, तो क्या करना है बेटा, दिन में स्टोमेटा ओपन नहीं करना है। क्योंकि देखो इवोप्रेशन, बाहर धूप ज्यादा होती है तो प्लांट क्या करता है, अपनी सरफेस को कूलिंग रखने के लिए स्टोमेटा में से पानी को क्या करेगा, इवोपरेट करेगा, जिसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ओके, स्टोमेटा ओपन रहेगा तो उसमें से पानी भी तो निकलेगा ना। स्टोमेटा बेटा पानी भी बाहर कहाँ किसके थ्रू जाता है, तो के स्टोमेटा के थ्रू। और CO2 भी अंदर किसके थ्रू आता है, तो के स्टोमेटा के थ्रू। बट हमको पानी नहीं बाहर जाने देना है। क्यों नहीं जाने देना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पानी की क्या है, कमी है। कंडीशन कैसी लिखी है यहाँ पे, ड्राई कंडीशन। आया समझ में। तो मैम हम स्टोमेटा बंद कर देंगे, चलो हमारा ट्रांसपीरेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, पानी बाहर नहीं निकल जाएगा। बट मैम CO2 कहाँ से आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो CO2 जो स्टोमेटा जो है ना वो हम रात में खोलेंगे। ये जो प्लांट होते हैं ना, डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं ना बेटा, वो लोग रात में स्टोमेटा ओपन करते हैं। तो रात में CO2 को ले लेंगे और दिन में स्टोमेटा को बंद कर देंगे।
फोटोसिंथेसिस दिन में ही होगी, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगी, दिन में। बट ये लोग जो होते हैं ना वो CO2 रात में लेते हैं, फिर वो जो स्टोर्ड CO2 है लाइट में, उसका दिन में लाइट की प्रेजेंस में वो क्या कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। तो उन्होंने एक जुगाड़ किया बेटा, देखो, विच प्रोसेस इन द प्लांट डज दिस फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म मिनिमाइज टू द हेल्प द प्लांट सर्वाइव इन अ ड्राई कंडीशन। कौन सी प्रोसेस को बेटा हमको मिनिमाइज करनी है, तो कि ट्रांसपीरेशन को। किसको, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, वाटर जो होता है वो इवोपरेट हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू। क्यों इवोपरेट होता है मैम, क्योंकि उसकी सरफेस कूलिंग रखनी है। क्यों कूल रखनी है, क्योंकि बाहर धूप ज्यादा है। बट हम स्टोमेटा खुले ओपन रखेंगे तो पानी चला जाएगा, बट हम दिन में स्टोमेटा बंद कर देंगे। अब बंद किया तो CO2 नहीं आ पाएगा, CO2 नहीं आ पाएगा तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, बट हम फोटोसिंथेसिस रोकने देंगे नहीं। तो हमने क्या किया बेटा, कि तो हमने रात में CO2 को ले लिया। ओके, हाउ दिस द एबिलिटी टू स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड एज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइकली टू हेल्प मिनिमाइज द प्रोसेस रिफर टू। मैंने जो बताया ना वही पूछा है कि ये लोग रात में क्या करेंगे, स्टोमेटा को ओपन करेंगे, फिर CO2 आ जाएगा, दिन में स्टोमेटा को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ताकि पानी बाहर निकल पाएगा नहीं। When are the such plant likely to take in carbon dioxide from the environment? During night. कब लेंगे वो CO2 एटमोस्फियर में से, ड्यूरिंग नाइट। चलो, when some particles जैसे कि सैंड है, डस्ट है, fall into our eyes start to water on their own and we blink to get the particle out of our eyes. This is the type of reaction to stimulus that the human body show. Is this about mentioned reaction involuntary या वॉलेंट्री? जैसे ही बेटा हमारे आइज के अंदर कोई पार्टिकल या कोई डस्ट सैंड पार्टिकल जाता है तो हमारी आंख, हमारी जो आइज होती है वो ब्लिंक करने लगती हैं, हमारे आइज में से आंसू आने लगते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो कैसी है, वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री? तो आंसर हमारा कौन सा आएगा बेटा, इनवॉलेंट्री। ओके, ये वॉलेंट्री नहीं है। What is the specific name given to the pathway that brings about this immediate reaction to stimulus? इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, जैसे कि देखो कोई स्टिम्युलस आया, स्टिम्युलस यहाँ पे कौन सा है, तो आप बोलोगे मैम स्टिम्युलस यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल आया ना वो है। तो वो कौन सेंस करेगा, तो हमारे क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं आइस के अंदर। वो रिसेप्टर हो गए, वो सेंस करेंगे स्टिम्युलस को, वो सिग्नल देंगे ब्रेन को। किसको सिग्नल देंगे, ब्रेन को। जो नर्व सिग्नल लेकर जाती है उसको हम सेंसरी नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व। क्या बोलेंगे हम, सेंसरी नर्व। जो नर्व सिग्नल लेकर जाती है, जो नर्व सिग्नल लेकर जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंसरी नर्व। ओके, कहाँ पे, अब ब्रेन ने क्या किया, एनालाइज किया, डिसीजन लिया कि भाई ये क्या हुआ है, अब क्या करना है, वो सारा वो कौन डिसीजन लेगा, ब्रेन। ब्रेन में से भी कौन, फोर ब्रेन। ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाती है, फोर ब्रेन में जाती है। कहाँ पे जाएगी, फोर ब्रेन में। फिर यहाँ पे वापस सिग्नल लेकर कौन आता है, तो क्या मोटर नर्व। कौन लेकर आता है, मोटर नर्व। कहाँ पे जाएगा सिग्नल लेकर, तो क्या इफेक्टर। इफेक्टर कौन है हमारा, यहाँ पे आइस के जो मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, ताकि हमारी आइस जो होगी वो क्या करेगी, ब्लिंक करेगी। और लेक्रिमल ग्लैंड को भी सिग्नल जाएगा कि तुम आंसुओं का और टीयर्स का प्रोडक्शन करो। ओके, तो इफेक्टर, फिर क्या होगा, रिस्पॉन्स जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, रिस्पॉन्स। और ये जो पूरा पाथवे है ना बेटा उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। और दूसरा क्या बोला है, द ऑर्गन दैट रिस्पॉन्स टू अ स्टिम्युलस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफेक्टर। और द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रिसीव सेंसरी इंपल्स, फोर ब्रेन। ब्रेन का कौन सा पार्ट ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, तो आंसर क्या आएगा, फोर ब्रेन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अनीता conduct an experiment to examine photosynthesis at aquatic plant kept in a tank by measuring dissolved oxygen. She plotted her result in the following graph X. She repeated the experiment while covering the tank with an opaque black cloth. She plotted the result in the following graph Y. अब देखो ये ग्राफ X है और ये ग्राफ Y है। क्या किया है उन्होंने एक प्लांट लिया है, एक्वेटिक प्लांट लिया है जिसके अंदर पानी होगा। जिसके अंदर क्या होगा बेटा, पानी।
ये एक्वेटिक प्लांट है, ये क्या है? एक्वेटिक प्लांट। और एक दूसरा टैंक लिया है, उसके अंदर भी एक्वेटिक प्लांट है, उसके अंदर भी क्या होगा? पानी होगा। क्या होगा? पानी। अब ध्यान से सुनना, उन्होंने किया क्या है। इस टैंक को हमने ना, इस टैंक की में जो प्रोसेस हुई उसमें से जो ग्राफ बना वो एक्स है। इस टैंक में जो प्रोसेस हुई उसमें जो ग्राफ बना वो ये है। इस टैंक को उन्होंने एक क्लॉथ से क्या किया? कवर कर दिया। तो लाइट यहां पे आ पाएगी? नहीं। यहां पे क्या आएगी? लाइट आएगी। ओके, यहां पे लाइट आएगी तो फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हमको पता है बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हुआ वो यहाँ पे होगा, इसको हम बोलते हैं डिसोल्व ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? डिसोल्व ऑक्सीजन। और यहाँ पे डिसोल्व ऑक्सीजन जो होगा वो कैसा होगा? कम होगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड बी द एम ऑफ हर एक्सपेरिमेंट? लाइट इज अ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट का मेन एम क्या है बेटा? कि लाइट की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए। यहां पे हमने कवर कर दिया क्लॉथ की मदद से, तो यहां पे लाइट नहीं आ पाएगी। लाइट नहीं आ पाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। Apart from photosynthesis, what other cellular what cellular process can be observed by the experiment? तो फोटोसिंथेसिस के अलावा और कौन सी प्रोसेस होती है? सेल्यूलर प्रोसेस होती है। तो हमको पता है रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? रेस्पिरेशन। बट रेस्पिरेशन में चाहिए क्या? ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में चाहिए क्या? ऑक्सीजन। ग्लूकोज को ब्रेक करना है, रेस्पिरेशन। ग्लूकोज क्या टूटना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर होता है, बट उसके लिए चाहिए क्या? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन आया कहां से? ये जब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये प्लांट ने रिलीज किया था ना, वही ऑक्सीजन वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में यूज कर लेता है। Why does the oxygen level rise in graph X? इसमें ऑक्सीजन का लेवल क्यों बढ़ा हुआ है? क्या इसलिए बढ़ा हुआ है? क्यों? ताकि यहाँ पे लाइट आ रही है और ड्यूरिंग लाइट आ रही है तो फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। और आप बोलोगे मैम वो ऑक्सीजन तो कौन यूज कर लेगा? ये प्रोसेस। बट जितना ये यूटिलाइज कर पाता है ना बेटा, बट वो ये इसकी कंपैरिजन में ये ऑक्सीजन, ये प्रोसेस ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस करती है। ओके, दूसरा क्या पूछा है कि एक्सप्लेन द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द ग्राफ वाई। ये डाउनवर्ड क्यों गया ग्राफ वाई? क्योंकि यहाँ पे हमने इस टैंक को हमने क्लॉथ से क्या कर दिया? कवर कर दिया। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो डिसोल्व ऑक्सीजन जो होगा उसकी जो मात्रा होगी वो क्या होगी? कम होगी। चलो नेक्स्ट। Terrestrial animal use lungs to breathe, while aquatic animals like fish gills to absorb dissolved oxygen in water. Frog are organism that can survive both water and on land. फ्रॉग जो होता है वो वाटर में भी और लैंड में भी सर्वाइव कर सकता है। तो हाउ डज फ्रॉग एक्वायर ऑक्सीजन व्हाइल इट्स अंडर वाटर? जब वो पानी में होता है तब वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? कैसे लेगा? तो वो जब जमीन पे होता है तब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, और पानी में होता है तब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है ना उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, और लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है ना उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो वो क्यों स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकता है? क्योंकि उसकी जो स्किन होती है ना वो मॉइस्ट होती है। दूसरा थीन होती है। कैसी होती है? थीन होती है। परमिएबल होती है। कैसी होती है? परमिएबल फॉर वाटर एंड ऑक्सीजन। ये दोनों के लिए कैसी होगी? परमिएबल होगी, मॉइस्ट होगी, थिन होगी। आर लंग्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड गिल्स ऑफ फिश एनालोगस ऑर्गन? एक्सप्लेन व्हाई और व्हाई नॉट। फिश के अंदर जो गिल्स है और टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर जो लंग्स है वो दोनों एनालोगस ऑर्गन है। एनालोगस ऑर्गन मतलब क्या? दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है होमोलोगस और एक होता है एनालोगस। एनालोगस किसको बोलते हैं? जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा, बट उसका फंक्शन क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे देखो गिल्स एंड लंग्स का फंक्शन क्या होगा बेटा? सेम ही होगा ना। तो ये दोनों क्या है बेटा? एनालोगस ऑर्गन है। क्यों है? क्योंकि उसका काम क्या है? सेम है, बट उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसका अपोजिट क्या होता है? होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन में क्या होता है? जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंट, जिसको हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। Why do aquatic animal have a higher breathing rate than terrestrial animal?
एक्वेटिक एनिमल को बेटा एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक्वेटिक पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है कंपेरिजन टू एटमोस्फियर। हम पर मिनट कितना सांस लेते हैं 12 to 16 टाइम, बट जो एक्वेटिक एनिमल है वो हमसे ज्यादा रेस्पिरेशन, उसका ब्रीदिंग रेट ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है कंपेरिजन टू एटमोस्फियर। पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो इस कंडीशन को, इस प्रॉब्लम को फुलफिल करने के लिए बेटा उन्होंने अपनी ब्रीदिंग रेट क्या कर दी? बढ़ा दी। वो पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को तो बढ़ा नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन है उसके पास, अपना ब्रीदिंग रेट बढ़ा दो और सरवाइव करो। तो ये भी एक वन टाइप ऑफ क्या हुआ बेटा? एडेप्टेशन। चलो यहां पे एक फिगर दी रखी है। What is the type of blood vessels show in the image? Which direction will the blood flow in such a blood vessels? ये क्या है? तो पहले तो मुझे यहाँ पे वाल्व दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? वाल्व। ओके, तो ऑब्वियसली ये कौन सी ब्लड वेसल्स होगी? मैम ये वेन होगा, क्योंकि आर्टरी के अंदर वाल्व क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। Which direction will the blood flow in such blood vessels? ब्लड का डायरेक्शन पूछी है, फ्लो का इस डायरेक्शन में होगा P to Q। तो सेकेंड आंसर क्या आएगा? P to Q। चलो नेक्स्ट, इजी था। We often hear people complain about acidity in the stomach। ये आप लोगों ने सुना ही होगा। क्यों होता है? तो कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट सब्सटेंस? इजी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तब क्या होता है? एसिडिटी होती है। रीजन फॉर द कंप्लेंट, व्हाई इज द प्रोडक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस नेसेसरी? क्यों ये एसिडिटी HCl प्रोड्यूस होता है? तो HCl क्यों प्रोड्यूस होता है? तो कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है। पेप्सिन के लिए माहौल चाहिए बेटा, एसिडिक माहौल चाहिए उसको, एसिडिक एनवायरनमेंट में वो काम कर पाता है। वो किसके ऊपर एक्ट करता है पेप्सिन? तो कि प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है। तो पेप्सिन के लिए माहौल बनाने के लिए क्या प्रोड्यूस होगा? HCl। दूसरा भी काम है HCl का कि आप जो खाना खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, उसको किल करने का काम भी कौन करता है? HCl। How does the stomach prevent itself from the harmful effect of overproduction of the substance? अब देखो स्टमक खुद डैमेज भी तो हो सकता है ना HCl की वजह से, तो उसके बचने के लिए स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है? म्यूकस। क्या प्रोड्यूस करता है? म्यूकस, ताकि खुद के स्टमक के खुद के सेल डैमेज ना हो जाए। किसकी वजह से? तो कि HCl की वजह से। ओके, चलो नेक्स्ट। There are various muscles present in the human digestive system known as a sphincter. Two example of they are given below. पाइलोरिक स्पिंक्टर, पहले तो कहाँ पे होता है पाइलोरिक स्पिंक्टर? ये आपकी इसोफेगस, ये स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपका रेक्टम होगा, और ये क्या है? एनस। एक स्पिंक्टर इधर होता है, किसके बीच में? तो क्या स्टमक एंड इंटेस्टाइन के बीच में, जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। दूसरा स्पिंक्टर क्या बोला है? एनल स्पिंक्टर, जो इधर होता है, जो आपको फीकल मैटर रिमूव करते हैं ना, वहां पे एक स्पिंक्टर होता है एनस के थ्रू, जिसको हम एनल स्पिंक्टर बोलते हैं। क्या बोला है यहाँ पे? गिव अ वन मोस्ट लाइकली को सीक्वेंस ऑफ माल फंक्शनिंग। ये स्पिंक्टर खराब हो जाएंगे तो क्या होगा? ईच ऑफ द स्पिंक्टर ऑब्वियसली का तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, का तो ये रिलैक्स नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? फूड यहां से यहां, चलो वो ओपन ही रहता है, क्लोज नहीं होता है, तो प्रॉब्लम क्या होगी? फूड यहां से जल्दी चला जाएगा, स्टमक एम्प्टी जल्दी हो जाएगा, तो डाइजेशन अच्छी तरह से होगा नहीं। दूसरा भी तो हो सकता है ना मैम, ये चलो ओपन ही नहीं होता है, क्लोज ही रहता है, तो ये फूड यहाँ पे आने में क्या लगेगी बेटा? देर लगेगी, या तो क्या होगा? वोमिटिंग जैसा होगा, क्योंकि फूड जनरली यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? भरा रहेगा। ओके, तो एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन में क्या आएगी? दिक्कत आएगी। एनल स्फिंक्टर खराब होगा तो क्या होगा? एनल स्फिंक्टर खराब होगा तो जो वॉलेंट्री हमारे पास वॉलेंट्री फिकल मैटर को दूर करने का जो वॉलेंट्री मैकेनिज्म है, वो क्या हो जाएगा? इनवॉलेंट्री हो जाएगा। ओके, हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। चलो, द डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर थ्रू अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ओके, प्लेसेंटा के थ्रू लेता है। सपोज देखो ये बेबी है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये प्लेसेंटा है, और यहाँ पे होती है यूटेराइन टिश्यू। यहाँ पे क्या होता है? ये सपोज यूटेराइन टिश्यू है, ये क्या है? यूटेराइन टिश्यू।
ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये है प्लेसेंटा, ये क्या है, प्लेसेंटा। और ये है एम्ब्रियो, ये क्या है, एम्ब्रियो। तो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है वो कहाँ से फूड लेता है, प्लेसेंटा में से। प्लेसेंटा में कहाँ से आएगा, मदर की यूटेराइन टिश्यू में से, ब्लड में से। तो अब देखो यहाँ पे मेंशन टू स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ द प्लेसेंटा दैट हेल्प द एम्ब्रियो टू गेट न्यूट्रिशन। ये जो है ना, इसको कोरियोनिक विलाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। और इसको यूटेराइन टिश्यू बोलते हैं। दोनों को मिलाकर, सॉरी, दोनों को मिलाकर हम प्लेसेंटा बोलते हैं। दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। रुको जरा, यहाँ पे देखो, इसको हमने नाम दे दिया कोरियोनिक विलाई। ये है विलाई, कोरियोनिक विलाई बोलते हैं इसको। यूटेराइन टिश्यू बोलते हैं, या तो ब्लड भी बोलते हैं, मदर ब्लड, यूटेराइन टिश्यू। दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो दो चीज हो गई, एक विलाई, कोरियोनिक विलाई, दूसरा यूटेराइन टिश्यू। इज द प्लेसेंटा टिश्यू डिजाइन फॉर वन वे ट्रांसपोर्ट? जस्टिफाई योर आंसर। वन वे ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, क्यों नहीं होगा? आप बोल रहे हो कि न्यूट्रिशन जो है वो यहां से इधर आ रहा है, बट यहां से यहां पे तो चीज जाएगी ना, क्या जाएगी, वेस्ट मटेरियल। जो एम्ब्रियो का जो वेस्ट होगा वो कहाँ जाएगा, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में, और मदर की बॉडी के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो वन वे ट्रांसपोर्ट नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट। आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का हैव अ कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हिमोसाइनिन, जिसकी वजह से ही बेटा उसका ब्लड का कलर कैसा आता है, ब्लू। हमारा ब्लड का कलर कैसा है, रेड। किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन की वजह से। इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है आर्थ्रोपोड में और मोलस्का में। तुम ऑक्टोपस को देखा ही होगा आप सबने। तो हैव आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन हमारे पास होता है। हाउ डू रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? इजी है। पिगमेंट कैसे हेल्प करेगा? ये सपोज ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है आरबीसी, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ओके, ये एल्वोलाई है, ये क्या है, एल्वोलाई। ऑक्सीजन इधर बैठा हुआ है, ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा, ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा, फिर इस ब्लड के थ्रू टिश्यू में आ जाएगा। ब्लड के थ्रू, सपोज ये आरबीसी है, ये हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को लेकर आया, अब ये ऑक्सीजन इधर चला जाएगा और ये CO2 इसके अंदर चला जाएगा और प्लाज्मा में चला जाएगा। ज्यादातर CO2 प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है, सॉरी, हीमोग्लोबिन जो होता है वो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की। ओके, दूसरा क्या लिखा है, व्हाई डू मल्टीसेलुलर एनिमल नीड अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्यों हमको रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बेटा जरूरत पड़ी? जो लोअर लेवल के एनिमल होते हैं ना, उसके पास कोई ऐसा हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो हमको क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमारा जो बॉडी जो है वो धीमे धीमे हमारा बॉडी की जो साइज है वो लार्ज होती गई। तो जो छोटे लोअर लेवल के जो एनिमल है उसमें तो डिफ्यूजन से ऑक्सीजन हर सेल के तरह हर सेल में पहुंच जाता है। हमारे डिफ्यूजन एक अकेला काफी नहीं है हर सेल को ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। तो किसकी जरूरत पड़ती है? हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ी? क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसकी साइज कैसी है, लार्ज है। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता गया तो हमारी बॉडी भी कॉम्प्लेक्स होती गई और हमारी साइज भी क्या होती गई, लार्ज। तो हर सेल के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हीमोग्लोबिन की। काफी डिफ्यूजन अकेला काफी नहीं है। चलो, ओके, लाइफ प्रोसेस के एमसीक्यू खत्म हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला।